दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो लाजमी देखी होगी। अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। दुनिया भर की नजरें टीवी स्क्रीन्स पर जमी होती हैं और हर कोई इस लम्हे को लाइव देख रहा होता है। लेकिन ऐन उसी वक्त इन दोनों के सरों के ऊपर एक अजीब सा जहाज गुजरता है। ना कोई आवाज ना शोर, ऐसी गहरी खामोशी जैसे अंधेरी रात में कोई परिंदा अपने परों को हरकत दिए बगैर तैरता हुआ निकल जाए। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था B-2 स्पिरिट बॉम्बर, दुनिया का सबसे मॉडर्न और खतरनाक जंगी जहाज। ऐसा जहाज जिसे रडार पर पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसके मिशन बाज़ औक़ात 30 घंटे तक लंबे हो सकते हैं और कभी कभार तो ये 40 घंटे तक फिजा में रह सकता है। यानी ये एक ऐसा फ्लाइंग शैडो है जो पूरे एक दिन से ज़्यादा वक्त तक दुश्मन की फ़ज़ाओं में मौजूद रह सकता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये जहाज़ अनडिटेक्टेबल क्यों है? आखिर B-2 में ऐसा ख़ास क्या है कि दुनिया के जदीद तरीन रडार भी इसे देख नहीं पाते? इससे पहले कि हम ये बात करें कि जहाज़ कितना ख़तरनाक है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जहाज़ बनाने का ख्याल सबसे पहले किसके जहन में आया था। वो कौन शख्स था जिसने सोचा कि एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो सिर्फ परों पर मुश्तमिल हो, जिसकी ना कोई टेल हो और ना कोई मेन फ्रेम। दोस्तों, B-2 की कहानी सिर्फ 1980 में शुरू नहीं होती, बल्कि ये आइडिया बहुत पुराना है। 1910 में एक जर्मन एविएशन पायनियर ह्यूगो जंकर्स ये ख्याल दुनिया के सामने पहली दफा पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर जहाज की पूरी बॉडी को एक बड़े विंग की शक्ल दे दी जाए तो ड्रैग कम हो जाएगा और जहाज की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके फ्लाइंग विंग के नाम से मशहूर होता है। बाद में अमेरिकी इंजीनियर जैक नॉर्थरोप इसी आइडिया पर मजीद काम करता है और उसकी कंपनी नॉर्थरोप 2 जहाज तैयार कर लेती है, YB-35 और YB-49। ये जहाज अपनी स्पीड में सबसे आगे थे और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी हैरानकुन थी। लेकिन असल मसला ये था कि ये अपने वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस है। इनका कंट्रोल सिस्टम इतना अनस्टेबल था कि पायलट को मुसलसल स्ट्रगल करना पड़ती थी। 1948 में तो YB-49 एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश भी हो जाता है, जिसमें पायलट क्रू समेत जाँ बहक हो जाते हैं। इसके साथ ही पॉलिटिक्स भी अपना किरदार अदा करती है। एयरफोर्स के कुछ आला अफसरान ट्रेडिशनल बॉम्बर के सपोर्टर होते हैं, खास तौर पर B-36 बॉम्बर, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल और निस्बतन सस्ते जहाज थे। जिसका नतीजा ये निकलता है कि 1949 में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ऐसे जैसे ये आइडिया कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। दोस्तों, 1949 में पूरा प्रोजेक्ट बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के बाद दोबारा लौट आते हैं और यही होता है फ्लाइंग विंग डिज़ाइन के साथ। 1979 में अमेरिका में एक नया मंसूबा एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम यानी ATB शुरू किया जाता है और वही कंपनी यानी नॉर्थरोप एक बार फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेती है और उसी कॉन्सेप्ट पर दोबारा काम शुरू हो जाता है और उसी से जन्म लेता है वो जहाज जिसे आज दुनिया B-2 स्पिरिट बॉम्बर के नाम से जानती है। दोस्तों, ATB का मकसद एक ऐसा बॉम्बर तैयार करना होता है जो दुश्मन के जदीद तरीन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सके। लेकिन ATB प्रोग्राम शुरू करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि कोल्ड वार के ज़माने की वो दौड़ थी जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर रहे होते हैं। अमेरिकन ये जान जाते हैं कि दुश्मन के पास ऐसे रडार मौजूद हैं जो किसी भी रिवायती बॉम्बर को आसमान पर चंद लम्हों में मार गिरा सकते हैं और अमेरिका के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन जाता है और वो समझ जाते हैं कि अगर इन्हें अपनी बर्तरी कायम रखनी है तो इन्हें एक गोस्ट प्लेन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा जहाज जो नजर ही ना आए। और अमेरिका ये एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुका होता है अपना U-2 स्पाई प्लेन सोवियत यूनियन भेजकर कि दुश्मन उसे 80,000 फीट की बुलंदी पर भी टारगेट कर सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1960 में अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन सोवियत यूनियन की जासूसी करने खुफिया मिशन पर जाता है। अमरीकियों का ख्याल था कि यह जहाज इतनी बुलंदी पर उड़ेगा कि अगर रडार पर नजर भी आ गया तो रूसी इसे मार नहीं पाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। सोवियत यूनियन ने अपने S-75 मिसाइल के साथ इस जहाज को इतनी प्रेसिजन के साथ निशाना बनाया कि दुनिया हैरान रह जाती है। बाद में एक अमेरिकी जर्नल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि U-2 को सोवियत यूनियन भेजना ऐसा ही था जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में पत्थर मारना। यही वो वाकया था जिसके बाद अमेरिका को यकीन हो गया था कि अगर दुनिया में अपनी बर्तरी कायम रखनी है
तो इन्हें ऐसे जहाज चाहिए जो रडार पर नजर ही ना आए। और यही सोच आगे चलकर एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम की बुनियाद बनती है। अब बात करते हैं B-2 की सबसे बड़ी खासियत की। दोस्तों, इस जहाज की मुनफरद शक्ल कोई इत्तेफाक नहीं। इसका ये मुनफरद डिजाइन ही वो की पॉइंट है जो इसे दुनिया का सबसे पहला स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है। स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जहाज रडार पर डिटेक्ट नहीं होता। ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में B-2 का डिजाइन परों पर मुश्तमिल होता है। ना कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर और ना कोई टेल फिन, वो हिस्से जो आम जहाजों को रडार पर फौरन नुमाया कर देते हैं। इस जहाज का हर कर्व और हर एंगल इस तरह बनाया गया है कि रडार वेव्स इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और दोबारा रडार तक नहीं पहुंच पाती। ये रडार सिग्नल्स को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देता है और नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन के रडार पर ये जहाज एक मक्खी के बराबर भी दिखाई नहीं देता। इस जहाज का रडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 0.001 स्क्वायर मीटर है, जबकि आम कार्गो प्लेन का रडार क्रॉस सेक्शन तकरीबन 100 स्क्वायर मीटर तक होता है। यानी B-52 बॉम्बर रडार पर ऐसे दिखाई देता है जैसे 2 बेडरूम वाले फ्लैट जितना बड़ा टारगेट हो। लेकिन इसके मुकाबले में B-2 जो असल में 10 गुना बड़ा है, रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इसकी शेप ही सब कुछ नहीं, बल्कि इसका पूरा आउटर सरफेस एक खुफिया रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल से कवर्ड है। ये कोई आम पेट नहीं बल्कि एक स्पेशल कोटिंग है जो रडार एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है बजाय इसके कि इसे रिफ्लेक्ट करे। यूं समझ लें कि B-2 ने एक इनविजिबल क्लॉक ओढ़ रखी है। इसका तकरीबन 90% हिस्सा स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो ना सिर्फ इसे हल्का और इंतहाई मजबूत बनाता है बल्कि रडार वेव्स को अब्सॉर्ब करने में भी अहम किरदार अदा करता है। हत्ता के इंजन के इंटेक्स भी परों के ऊपर ऐसे छुपाए गए हैं कि रडार इनके चमकदार ब्लेड्स को देख ही न सके। और इसके एग्जॉस्ट जहां से गर्म गैसेस निकलती हैं, इन्हें इस तरह स्प्रेड कर दिया जाता है कि वो फौरन ठंडी हो जाती हैं और इनका इंफ्रारेड सिग्नल खत्म हो जाता है। और यूं B-2 आसमान में ऐसे चुपके चुपके चलता है जैसे कोई साया जो जमीन पर कदमों के निशान भी न छोड़े। लेकिन दोस्तों, ये इनविजिबल स्किन इतनी नाजुक है कि जरा सी बारिश, मट्टी या किसी परिंदे के टकरा जाने से भी डैमेज हो सकती है। इसलिए इसे हर मिशन के बाद इसकी मुरम्मत और देखभाल में कई घंटे लग जाते हैं। यही वजह है कि B-2 को खास क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर्स में रखा जाता है ताकि इसकी कोटिंग को नमी और टेम्परेचर से महफूज रखा जा सके। हत्ता कि इसके सबसे छोटे स्क्रू को भी खास कैप से ढका जाता है ताकि पूरी सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहे। और अगर इसकी बॉडी में मक्खी जितना डेंट भी पड़ जाए तो ये अपनी स्टेल्थ सलाहियत खो सकता है। ये जहाज वाकई इंजीनियरिंग का एक मोजज़ा है, लेकिन इस मोजज़े के पीछे जो मेहनत और प्रेसीजन है वो नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, इसकी फ्लाइट की कहानी भी बड़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि एक फ्लाइंग विंग फितरी तौर पर अनस्टेबल होता है। हवा का हल्का सा झोंका या वजन में मामूली सी तब्दीली से लड़खड़ा सकती है। लेकिन B-2 में एक जदीद फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा है। ये 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो हर सेकंड हजारों बार जहाज को एडजस्ट करता है ताकि वो बिल्कुल स्टेबल रहे। यानी पायलट असल में जहाज नहीं उड़ाता, वो सिर्फ कंप्यूटर को बताता है कि मुड़ना है या ऊपर जाना है। बाकी पूरा कंट्रोल कंप्यूटर खुद संभालता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ GPS पर डिपेंड नहीं करता। अगर सैटेलाइट्स नाकाम हो जाएं तो ये सितारों की मदद से भी अपनी डायरेक्शन तलाश कर सकता है। B-2 के मिशंस आमतौर पर 30 घंटे के होते हैं, कभी कभी तो 40 से भी ज्यादा। अफगानिस्तान जंग के दौरान एक B-2 ने 45 घंटे लगातार फ्लाइट की थी। यानी एक इंसान एक हफ्ते में जितना जागता है उतना वक्त पायलट एक ही फ्लाइट में कॉकपिट में गुजार देता है। ये दोनों पायलट एक छोटी सी जगह पर बैठे होते हैं। पीछे बस एक माइक्रोवेव, एक कूलर और एक कॉम्पैक्ट टॉयलेट होता है। कोई पर्दा नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, सिर्फ इंजनों और पंखों का शोर। ऐसे लंबे मिशंस के दौरान खाना पीना भी केयरफुली प्लान किया जाता है। भारी या स्पाइसी खाने के बजाय हल्की फुल्की खुराक खाई जाती है ताकि पायलट अलर्ट रह सके। ओटमील और सनफ्लावर सीड्स जैसी चीजें इनके साथ होती हैं। टर्की सैंडविचेस, प्रोटीन बार्स, स्नैक्स छोटे छोटे वक्फों में खाए जाते हैं ताकि क्रिटिकल मोमेंट्स जैसे रिफ्यूलिंग, टेक ऑफ या बॉम्बिंग के दौरान कोई भारीपन महसूस ना हो। इस मशीन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उतनी ही हैरानकुन है। हर B-2 बॉम्बर की कीमत तकरीबन $2 बिलियन है, जो कई छोटे मुल्कों की GDP से भी ज्यादा है। इसे बनाने में इतनी सीक्रेसी बरती गई थी कि इसके असेंबली क्रू को भी अक्सर यूनिफॉर्म के बगैर काम करना पड़ता था और इन्हें बाकायदगी से पॉलीग्राफ टेस्ट से भी गुजरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, इसकी मेंटेनेंस भी किसी अजाब से कम नहीं। हर 1 घंटे की फ्लाइट के बाद तकरीबन 119 घंटे की मरम्मत और देखभाल दरकार होती है।
صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ اور امریکی ٹیکس پیئرز کو اس پر تقریباً $1,35,000 خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ 1999 میں آپریشن الائیڈ فورس کے دوران سربیا، 2003 میں آپریشن عراقی فریڈم کے دوران عراق اور 2011 میں آپریشن اوڈیسی ڈان کے دوران لیبیا میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر پے لوڈ کی بات کی جائے تو B-2 دراصل ایک مکمل نیوکلیئر کیریئر ہے۔ یہ اپنے اندر GPU-57 بنکر بسٹر اور P-61 نیوکلیئر بامبر جیسے مہلک ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ اس کی بام بیز میں تقریباً 18,000 کلوگرام بارودی مواد رکھنے کی صلاحیت ہے۔